अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहज़ेब। पाकिस्तान में बिजली की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? अवाम की जेब से वसूल होने वाला पैसा कहां जाता है? क्या पाकिस्तान में बिजली की कीमत दीगर ममालिक से ज्यादा है? और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के बावजूद हुकूमत क्यों सालाना अरबों रुपए की मद में खसारा बढ़ाती जा रही है? इन तमाम सवालात के जवाब 290 सफ़ात की उस रिपोर्ट में शामिल हैं जो SECP के साबिक चेयरमैन मोहम्मद अली की सरबराही में तश्कील दी गई इंक्वायरी कमेटी ने जो है वो मुरतब की। और आज वफाकी काबीना ने ना सिर्फ इस रिपोर्ट को आम करने का फैसला किया बल्कि यह फैसला भी किया कि अरबों रुपए की बेज़ाबतियों और निजी पावर सेक्टर में गैर कानूनी तौर पर मुनाफा बनाने के इंकशाफात पर एक आजाद तहकीकाती कमीशन मजीद तहकीकात करेगा और 90 दिन में निजी पावर कंपनियों का फोरेंसिक ऑडिट करके जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा, जिन पर रिपोर्ट में इल्जाम यह लगाया गया है कि 16 से 17 निजी पावर कंपनीज ने ना सिर्फ हुकूमत से तेल की मद में इजाफी वसूलियां की बल्कि टैरिफ के तयन और दीगर बेज़ाबतियों के अलावा हुकूमत से सब्सिडी भी हासिल करते रहे और तकरीबन 400 अरब रुपए का मुनाफा उन्होंने बनाया, जबकि उनकी मुकम्मल सरमायाकारी तकरीबन 50 अरब रुपए के करीब बनती है, जो इसलिए भी तशवीशनाक है क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक 2007 से लेकर 2019 तक मुख्तलिफ हुकूमतों ने पावर सेक्टर को 3000 अरब रुपए की इमदाद भी दी, जबकि उस वक्त तवानाई के शुबे में सर्कुलर डेब्ट जो था वो 1600 अरब रुपए का है इस वक्त। और रिपोर्ट के मुताबिक 13 सालों में सालाना कौमी खजाने को 370 अरब रुपए सालाना का नुकसान हुआ, जो मजमूई तौर पर तकरीबन 4800 अरब रुपए बनता है। जबकि एक तरफ जहां निजी पावर सेक्टर अवाम से बिलों की मद में और हुकूमत से इमदाद की मद में पैसे वसूल कर रहा था, वहीं ये निजी कंपनियां टैरिफ और फ्यूल खपत में खुर्द डॉलर्स में गारंटीड मुनाफे की गलत और नुकसानदेह पॉलिसियों के बायस 15% की बजाय औसतन सालाना 50 से 70 अरब फीसद मुनाफा कमाते रहे। और अहम बात यह है कि इस पावर सेक्टर में पाकिस्तान की सियासत और मईशत के जो हैं वो बड़े बड़े नाम, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर जनाब रज़ाक दाऊद, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नदीम बाबर, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर खुसरो बख्तियार, निशात ग्रुप के CEO मियां मंशा, शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज समेत बड़े बड़े नाम हैं जिनके पावर प्लांट्स हैं या उनके शेयर्स हैं। इसीलिए जहां हुकूमत की जानिब से इस रिपोर्ट को आम करने और कमीशन बनाने का फैसला काबिल तहसीन है, वहीं यह सवाल भी अहम है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म अब अपने करीबी साथियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिनके नाम इस रिपोर्ट में सामने आए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि नदीम बाबर समेत चंद और लोगों ने इस रिपोर्ट को रुकवाने की भरपूर कोशिश की, जिनका नाम पहले ही चंद स्कैंडल्स में आ चुका है, क्योंकि इस रिपोर्ट में जहां मौजूदा हुकूमती अहदेदारों के नाम हैं, वहीं गुज़श्ता हुकूमतों की कारकर्दगी और पॉलिसियों पर भी सवालात उठाए गए हैं कि कैसे हुकूमत और निजी सेक्टर की मिली भगत से ज्यादा टैरिफ रखे गए, तेल की मद में इस्तेमाल से ज़्यादा जो है वो वसूलियाँ की गई। लेकिन हुकूमत अगर अपने अहदेदारों के खिलाफ पहले कार्रवाई नहीं करेगी तो एक बार फिर एहतसाब की शफाफियत पर सवालात उठेंगे। और दूसरा ये कि एक वाज़ेह रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है, तो क्या इसके बाद एक और कमीशन बनाने की ज़रूरत थी? इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां निशानदेही की गई है कि ऐसे काम हुए हैं जहां पे कानून की खिलाफ वर्जी भी हुई है और बेज़ाब्तियाँ की गई हैं। तो उसके लिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सरकारी इदारे भी मुलव्वस हैं, कानून के तहत एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया जा रहा है। आपको नज़र आएगा कि एक ऐसा शख्स जो कि एक बाकायदा एक इंडिपेंडेंट एक साख रखने वाला शख्स जो है वो इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी को लीड करेगा। वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी फोरेंसिक ऑडिट करवाएगी। उसके अलावा जो भी और वो तहकीकात कराना चाहते हैं उनके पास ये इख्तियार होगा उसको करने का। इसके लिए उनको बजट भी दिए जाएंगे और तमाम सहूलत हुकूमत प्रोवाइड करेगी, मुहैया करेगी ताकि वो इस काम को अपने मुकम्मल कर सकें। और उसके लिए 90 दिन की मुद्दत पे आज इत्तफाक हुआ है कि 90 दिन के अंदर इस काम को मुकम्मल करने के लिए दरख्वास्त की जाएगी या हिदायत दी जाएंगी जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनेगा उसके सामने। अब हुकूमत पर वाज़े तौर पर दबाव बढ़ रहा है क्योंकि एक के बाद एक स्कैंडल सामने आ रहा है, लेकिन अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकी। निजी पावर सेक्टर पर सामने आने वाली रिपोर्ट में भी हुकूमत के मुताबिक इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि जो भी जिम्मेदारान होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि ये तमाम मंसूबे गुज़श्ता हुकूमतों के दौर के। किसी ने भी कानून की खिलाफ वर्जी की, अगर कोई बेज़ाब्तियों के अंदर शामिल रहा जिसकी कीमत और बड़ी भारी कीमत पाकिस्तान की कौम को अदा करनी पड़ी, तो उसकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। ये इसके अंदर कोई दो राय नहीं है और कोई ये भाम नहीं होना चाहिए। जिसने भी कोई ऐसा काम किया
कोई ऐसी कानून की खिलाफ वर्जी की, बेज़ाब्तियाँ की, जिसकी कीमत पाकिस्तान का मुतवस्सित तबका, पाकिस्तान का गरीब शख्स उठा रहा है, वो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। और ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी के सामने जो भी तहकीकात के बाद आएंगे, जो वो सिफारिशात मुरतब करेंगे, उसके ऊपर हुकूमत पूरा अमल दरामद करेगी। पूरी रिपोर्ट और ये तमाम बिजली के जो मंसूबे हैं जिनके बारे में ये रिपोर्ट लिखी गई, उनमें से कोई एक भी मंसूबा जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वक्त में ना उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ना ये काम किए गए जिसके बारे में ये रिपोर्ट लिखी गई है। अब ये बात तो दुरुस्त है कि ज़्यादातर मंसूबे गुज़श्ता हुकूमतों के दौर के हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस रिपोर्ट के मुताबिक मुनाफे कमाए, उनमें से एक बड़ी तादाद इस वक्त कैबिनेट में है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म के करीबी साथी तहरीक इंसाफ के रहनुमा के 2 पावर प्लांट्स ने 3 अरब 85 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, जबकि खुसरो बख्तियार साहब, एक और वफाकी वजीर, उनके भाई मखदूम उमर शहरियार के पावर प्लांट ने 1 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा कमाया। रज़ाक दाऊद साहब मुशीर तजारत के रोश पावर प्लांट ने 22% इजाफी मुनाफा कमाया, जिनके मुतालिक उनका दावा यह है कि वो इस कंपनी के सिर्फ शेयर होल्डर हैं। जबकि वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी बराए एनर्जी, जिनका काम यही है, नदीम बाबर साहब, उनके मुतालिक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि उनके 3 पावर प्लांट्स में शेयर्स हैं, लेकिन नदीम बाबर साहब खुद यह दावा करते हैं कि उनके सिर्फ एक निजी पावर प्लांट ओरिएंट में सिर्फ शेयर्स हैं, जिसने 1.7 अरब रुपए का मुनाफा कमाया, जबकि तेल की मद में भी इजाफी वसूलियां की। अब मियां मंशा के निशात ग्रुप के 4 पावर प्लांट्स हैं, जिनमें से सिर्फ निशात चोनिया पावर प्लांट पर 3.70 अरब रुपए की सरमायाकारी की गई और 8 सालों में तकरीबन 11% मुनाफा कमाया गया। इसी रिपोर्ट के मुताबिक सलमान शहबाज शरीफ ग्रुप के चिन्योट मिल्स के पावर प्लांट ने 1 अरब 33 करोड़ रुपए जो है उस पर इन्वेस्टमेंट की गई। अहम बात यह है कि ये तमाम जो हम आपसे तस्करा कर रहे हैं, ये मुनाफा कैसे कमाया गया, इसको समझना जरूरी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आईपीपीज ने पावर प्लांट्स की कीमत में 2 से 15 अरब रुपए इजाफी जाहिर किए और भारी टैरिफ रेट हासिल करने में वो कामयाब रहे, जिसका असर कौमी खजाने पर पड़ा। साथ ही साथ निजी कंपनियों ने बेहतर टैरिफ रेट के लिए तेल के भी गलत आदादो शुमार पेश किए। इंक्वायरी कमेटी के मुताबिक बिजली बनाने वाली कंपनियों ने बिजली बनाने के लिए तेल कम इस्तेमाल किया, मगर जाहिर ज्यादा किया ताकि बिजली की कीमत ज्यादा हो, और तेल की मद में ये कंपनियां गुज़श्ता 9 साल के दौरान तकरीबन 64 अरब रुपए कमा चुकी है। और अगर यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो तेल की मद में ये कंपनियां जो हैं वो मजीद इजाफी पैसे भी वसूल करेंगी। मामला सिर्फ निजी पावर कंपनीज की जानिब से गलत बयानी तक ही महदूद नहीं है। नाज़रीन, रिपोर्ट में यह इंकशाफ भी किया गया है कि नेपरा और सेंट्रल पावर परचेजिंग ने कई मौकों पर पॉलिसी से हटकर ज्यादा टैरिफ रेट की मंजूरी दी। मिसाल के तौर पर साहिवाल और पोर्ट कासिम पावर प्लांट्स को 2015 में तय की गई पॉलिसी से हटकर 1.39% ज्यादा मुनाफा दिया गया, जिसके बायस दोनों जो कोल पावर प्लांट्स हैं उन्होंने 483 अरब रुपए का मुनाफा कमाने में वो कामयाब हुए। इसी रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें पाकिस्तान के तमाम पावर सेक्टर का तफसीली इहाता और जायजा लिया गया है, यह सिफारिश की गई है कि निजी पावर प्लांट्स को की गई जो इजाफी रकम है उन्हें मिलने वाली, उन्हें वापस किया जाए और मुनाफा डॉलर्स की बजाय पाकिस्तानी रुपए में अदा किया जाए, जिससे मुस्तकबिल में तकरीबन 4700 अरब रुपए की बचत हो सकती है। यह सिफारिश भी की गई है कि आइंदा 5 साल तक कोई भी नया पावर प्लांट लगाने पर पाबंदी आयद की जाए और सब्सिडी और गर्दिशी कर्जे में सूबों को शामिल किया जाए। ज़ेर तामीर पावर प्लांट्स पर नजरसानी की जाए। 25 साल वाले पावर प्लांट से बिजली की खरीदारी बंद कर दी जाए। अहम सिफारिशात हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि आईपीपीज के मामले में जो भी नाम सामने आए, हुकूमत के 2-3 बहुत बड़े बड़े नाम हैं। हुकूमत क्या एक्शन लेगी और क्या पावर सेक्टर में नुकसानात को जो है वो कम किया जा सकेगा। इन तमाम मामलात पर तफसीली बात करेंगे वज़ीर आज़म के तर्जुमान नदीम अफजल चंद साहब, जो कि आज काबीना की इस बड़ी अहम मीटिंग में मौजूद थे, और माहिर मईशत और तहरीक इंसाफ हुकूमत के साबिक माशी तर्जुमान डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, पहले आपकी तरफ आएंगे। रिपोर्ट आपने देख ली, आपसे मेरी तफसीली उस पर बातचीत भी हुई। इसके मुताबिक हज़ारों अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया कौमी खजाने को। रिपोर्ट के अहम नुकात क्या हैं, और दूसरा ये कि कैसे ये मुमकिन हो सकता है कि ये कंपनियां जो हैं, 3 दर्जन ये कंपनियां हैं, और हजारों अरबों रुपए का ये कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा दे हर हुकूमत में, और कोई कुछ भी नहीं कह सकता इनको। ये सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में बिजली का जो टैरिफ है वो तकरीबन 14 सेंट का है,
इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, सब में 70 से 75% टैरिफ जो है वो इससे कम है। तो जाहिर बात है कि टीका तो पाकिस्तानी अवाम को, 22 करोड़ पाकिस्तानियों को लगाया जा रहा था और पिछले 26 साल से लग रहा था। वजीर आजम साहब ने 2019 में इस कमेटी को तश्कील दिया और उस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो अब सामने आई है। उसमें जो बड़ी बातें हैं वो ये है कि उसमें बताया गया है कि इसकी अमाउंट क्या है, जो टीका लगा है पिछले 26 सालों में 22 करोड़ पाकिस्तानियों को, उस टीके की अमाउंट क्या है। और दूसरा ये बताया गया कि वो टीका लगाने वाले कौन अशखास थे। तो कंपनियों का नाम लिया गया है, उनके पीछे जो उनके मालकान हैं वो सामने आ गए हैं। तो पहली चीज जो है कि टीके की अमाउंट क्या थी, वो जो लुब्बे लुबाब है सारे टीके जमा करने के बाद वो तकरीबन बन रही है 5,823 अरब रुपया। 5,823 अरब रुपया, यानी कि आप अंदाजा कीजिए कि अगर पाकिस्तान में जो बिजली के कनेक्शंस हैं, सार्फिन हैं, वो कोई 2-2.5 करोड़ के करीब हैं, तो हर एक बिजली के सारिफ ने 2.5 लाख रुपए का टीका बर्दाश्त किया है। तो बहुत बड़ी अमाउंट है 5,823। दूसरे हाफ में रिपोर्ट ये बताती है कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने ये टीका लगाया है। जो सरे फहरिस्त कंपनी का नाम लिया जा रहा है वो है निशात ग्रुप का, और मैंने एक्चुअली गिना है कि पूरी रिपोर्ट में निशात का लफ्ज जो है वो 23 दफा इस्तेमाल किया गया, और मियां मंशा साहब उसके बड़े शेयर होल्डर्स हैं। और रिपोर्ट ये कहती है कि जो एक्सेस प्रॉफिट है, यानी कि जो इजाफी मुनाफा निशात के 2 या 3 पावर प्लांट से कमाया, वो कोई 9 अरब रुपया है। फिर नदीम बाबर साहब का नाम अच्छा ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब मुख्तसर बताइएगा, वज़ीर आज़म के तर्जुमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस पर तफसीली बात करेंगे कि हुकूमत के कई अरकान हैं जो इस काबीना का हिस्सा हैं। रज़ाक दाऊद साहब हैं, नदीम बाबर साहब हैं, लेकिन जहां तक मुझे याद, जिनके नाम इस रिपोर्ट में शामिल है, जिनकी कंपनीज है, जहां तक मुझे याद पड़ता है, आपने इस रिपोर्ट से तकरीबन गुज़श्ता साल की मैं बात कर रहा हूं कि आपने इमरान खान को एग्जैक्टली पावर सेक्टर पर इसी किस्म की प्रेजेंटेशन दी थी, तो उनको तो पहले से पता था। अब रिपोर्ट आ भी गई है, तो क्या फर्क क्या पड़ेगा? वो लोग तो जिन्होंने चूना लगाना होता है हजारों अरबों रुपए का पाकिस्तानी अवाम को, वो हर हुकूमत में आते हैं, चूना लगा के चले जाते हैं। आदिल साहब, मुझे लगता है कि आप कोई बात भूलते नहीं हैं। आपने दुरुस्त कहा कि दिसंबर 2018 में मुझे याद है कि वजीर आज़म साहब से मैंने उनको एक प्रेजेंटेशन दी थी पावर सेक्टर के ऊपर, और उसमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स थे जो आज रिपोर्ट में आपके सामने आए हैं। मैंने किसी भी शख्स का नाम नहीं लिया था उस प्रेजेंटेशन के दौरान, लेकिन इस रिपोर्ट में जो है वो बहुत सारे नाम जो हैं वो भी सामने आ गए हैं। तो उन्होंने हमें ये भी बता दिया है कि टीके की अमाउंट क्या है, कितनी बड़ी है, और जैसे नदीम बाबर साहब का नाम उसमें है, ओरिएंट पावर का 22 दफा रिपोर्ट में ओरिएंट के नाम से 22 दफा ओरिएंट का जिक्र किया गया, और तकरीबन 1 अरब रुपए की वहां पे एक्सेस प्रॉफिट की रिपोर्ट कह रही है, रिपोर्ट क्लेम कर रही है। खुसरो बख्तियार साहब की जो कंपनी है RYK, या उनके भाई साहब की जो कंपनी है, उसका जिक्र 15 दफा किया गया है रिपोर्ट के अंदर, और एक्सेस प्रॉफिट जो है वो 1 अरब रुपया बताया गया है। और फिर शरीफ फैमिली की एक ओन्ड पावर प्रोजेक्ट है चिन्योट के नाम से, उसमें भी 1 अरब रुपए का इजाफी प्रॉफिट है। तो ये इजाफी प्रॉफिट की मद में, फ्यूल की चोरी की मद में, ईंधन की मद में, और प्रोजेक्ट की लागत की मद में, ये बड़े बड़े जो पॉइंट्स हैं जो रिपोर्ट में बताए गए हैं, जिनकी मद में ये 5,823 अरब रुपए का टीका लगा है पाकिस्तानी। ठीक, डॉक्टर फरूख सलीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, जिस तरह आपने सुना, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, रिपोर्ट में इसका जिक्र भी है कि 5,823 अरब रुपए का नुकसान पाकिस्तानी अवाम को पहुंचा इस पूरे अरसे में। और नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चंद साहब, एक और रिपोर्ट आ चुकी है और इसमें 2-3 ऐसे की लोग हैं, जिनमें रज़ाक दाऊद साहब हैं, नदीम बाबर साहब हैं, खुद खुसरो बख्तियार साहब के भाई का भी नाम आ रहा है। आज ये रिपोर्ट काबीना में आती है, काबीना इसको पब्लिक करने का फैसला करती है, ये लोग अभी भी काबीना का हिस्सा हैं। ये क्या हो रहा है, क्या है? मतलब जिन लोगों के बारे में फैसले हैं, जिनके ऊपर इल्जामात लगते हैं, उनके सामने ये सब कुछ हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आदल, सबसे पहले तो आप अप्रिशिएट करें इस गवर्नमेंट को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि जो 26 साल पुराना, जो अभी फ़रूख साहब कह रहे थे कि गोरख धंधा एक खलवाड़ हो रहा था इस मुल्क की आवाम के साथ,
महंगी बिजली की सूरत में, उसके ऊपर मैं नहीं कहता कि कुछ सारे लोग खुदा न खास्ता चोर होंगे, बड़े अच्छे बिजनेसमैन होंगे, बड़े अच्छे लोगों ने जायज़ प्रॉफिट लिया होगा, लेकिन इस रिपोर्ट में ज़रूर कुछ चीज़ सामने आई है कि कुछ लोगों ने नाजायज़ मुनाफा भी कमाया, और ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है। और ये पाकिस्तान की तारीख़ में ये अभी दूसरी रिपोर्ट आई है, पहली चीनी वाली आई थी और ये अब ये आई IPP वाली। तो ये आप एप्रिशिएट करें कि हुकूमत ने इतना हौसला दिखाया, लोगों को नाराज़ भी किया होगा, बड़े बड़े माफियाज ने अब साजिशें भी शुरू कर देनी है। सारी बातों के बावजूद आप देखें ये क्रेडिट जाता है, मैं समझता हूँ, इस गवर्नमेंट को कि जिसने बहुत अच्छा काम किया। अब रहेगी बात जो आपका सवाल है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैं समझता हूँ कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अभी आज भी कैबिनेट में जब ये रिपोर्ट डिस्कस हो रही थी, रज़ाक दाऊद साहब और नदीम बाबर साहब भी उठ के चले गए और वो कैबिनेट में नहीं बैठे। इससे पहले भी जब ये एनर्जी कमेटी में डिस्कस हुई तो उस वक्त भी उसमें वो नहीं बैठे, और आज खुसरो साहब भी उठ के चले गए। और खुसरो साहब ने जब मीटिंग ख़त्म होने वाली थी रिपोर्ट के बाद, उन्होंने आज ये भी कहा जी बिल्कुल आप हमारी इंक्वायरी करें और हम हाज़िर हैं इस इंक्वायरी के लिए। इसलिए मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है, और अल्लाह करेगा अब ये इंक्वायरी कमीशन जो मज़ीद इसके ऊपर फोरेंसिक ऑडिट भी होगा, सारी चीज़ें डिटेल इंक्वायरी होगी, तो उसमें चीज़ें सामने आएंगी, फिर उसमें सज़ा जज़ा का अमल भी होगा, और सज़ा जज़ा का अमल जब आएगा तो फिर अच्छा चंद साहब देखें, एक तो चले आपने इसकी क्लैरिफाई इसको कर दिया कि जिन लोगों के नाम इस रिपोर्ट में आए हैं वो आज कैबिनेट से उठ के चले गए थे, लेकिन देखिए वो अगर उन्हीं मिनिस्ट्रीज को, अब नदीम बाबर साहब एनर्जी के मिनिस्टर हैं, उनका नाम उसमें आ गया है, 20-25 दफ़ा उनकी मुख्तलिफ कंपनीज का 2-3 जो पावर उनकी कंपनीज हैं उनका नाम आया है, तो वो वही अफेयर्स को डील कर रहे हैं। सिर्फ कैबिनेट से उठ कर जाना, क्या यहाँ पे मॉरल ग्राउंड जो वज़ीर आज़म इमरान खान बतौर अपोजिशन लीडर रहते थे कि जी रेलवे का हादसा हो जाए, पहले मिनिस्टर मुस्ताफी हो, इंक्वायरी हो, उसके बाद अगर वो जिम्मेदारी साबित ना हो तो वो वापस आके, तो ये सारे लोग, उनको थोड़ा सा साइड पे नहीं हो जाना चाहिए और ये तमाम मामलात पहले कमीशन की रिपोर्ट फाइनल आ जाए, उसके बाद अगर वो मुजरिम नहीं है तो वो आ जाए, बिल्कुल वापस अपनी मिनिस्ट्री संभाल लें। देखें ऑलरेडी इस कैबिनेट में ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं, आज़म स्वाति साहब वाला, बाबर अवान साहब वाला, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जब फोरेंसिक ऑडिट होगा, रिपोर्ट फाइनलाइज होगी, उसके बाद अगर कोई ऐसी चीज़ साबित होगी तो ज़रूर होगा, उसमें कोई भी खा मेरा नाम होगा, आपका नाम होगा, जिसका भी नाम होगा, फिर उसको कोई जवाज़ नहीं होगा उसको कैबिनेट। लेकिन अभी इब्तदाई मराहिल में है, अभी वो फाइनलाइज चीज़ें, वो रिपोर्ट अभी पब्लिक आज रिपोर्ट हुई है, लेकिन इसके ऊपर अब एक इंक्वायरी कमेटी, एक इंडिपेंडेंट, जिसके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी होगी, जिसको पूरा फोरेंसिक ऑडिट भी होगा, सारा टैरिफ के ऊपर एक डिटेल इंक्वायरी होगी, तो उसमें वो समझिए वो फाइनल अथॉरिटी होगी। इस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई है ए पे, बी पे या सी पे, इस वक्त आप ये नहीं कह सकते। अभी मैं समझता हूँ जब अभी कमीशन या इंक्वायरी या कमेटी जो बनेगी डिटेल, तो वो इसके ऊपर जब आएगी तो फिर आपकी मंशा जो है, जो आपका तबसरा है, उसके मुताबिक ही काम होगा। ठीक है। अच्छा चंद साहब ये बताइए, आज ओपोजिशन पार्टीज ने भी मुस्लिम लीग नून ने काफ़ी लंबी चौड़ी आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पार्लियामेंट के इजलास का वो कह रहे हैं कि आइन और कानून के मुताबिक जो है पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाना चाहिए। ऑनलाइन इजलास, ये जो वर्चुअल इजलास हैं, वो उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि नून लीग उसका हिस्सा नहीं बनेगी। काफ़ी सारे कवानीन भी पास होने हैं, तो गवर्नमेंट का क्या इरादा है, क्या करना चाहते हैं? क्या आप बुलाएंगे इजलास या ऑनलाइन इजलास ही करवाएंगे? देखिए जी, आज कोई कैबिनेट में तो ये इजलास वाली बात डिस्कस नहीं, क्योंकि ये स्पीकर नेशनल असम्बली का प्रेरोगेटिव है, वो जिस तरह इजलास बुलाना चाहें, और स्पीकर एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, उसके ऊपर मैं तबसरा नहीं करने की पोजीशन में नहीं हूँ, और मैं समझता हूँ ये स्पीकर जिस तरह बुलाएंगे वो उसी तरह ही होगा। ठीक है। और साथ में ये भी बता दीजिए कि आज काबीना के इजलास में जब ये एनर्जी रिपोर्ट पेश की गई, तो ये भी कुछ सुनने में आया कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि ये रिपोर्ट पब्लिक हो।
प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद क्या कहा कि क्या ये पब्लिक होनी चाहिए या वो भी इसके खिलाफ थे और कंसेंसस पे ये फैसला नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बड़े क्लैरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे जो भी कीमत अदा करनी पड़े मैं इसके लिए तैयार हूँ, और ये जो अवाम को लूटा जा रहा था, जो फैक्ट फाइंडिंग जो भी आई है रिपोर्ट, इसके बाद डिटेल इंक्वायरी की ज़रूरत है ताकि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सके, इसमें सारे पहलुओं का गौर किया जा सके, और इस पे मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये प्राइम मिनिस्टर ने बड़े वाशिगाफ अंदाज में कहा कि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा इसके ऊपर, और ना मैं कोई अवाम से चीज़ छुपाऊँगा, ना कैबिनेट से कोई चीज़ छुपाऊँगा, और बल्कि मैं अवाम से भी कोई चीज़ नहीं छुपाऊँगा। वो एक कदम आगे गया, कैबिनेट से आगे अवाम तो और आगे चली जाती है ना, तो पार्लियामेंट से भी बात आगे चली जाती, तो इसलिए वो तो वहाँ बड़े मेरे जैसे लोगों को तो बड़ी खुशी हो रही थी वो बातें सुन के। चंद साहब, आज एक बड़ा अहम दूसरा भी फैसला हुआ सरकारी मुलाजमीन के हवाले से, जो हाउसिंग मिनिस्ट्री है, अब आपसे वो सुनेंगे कि क्या 60 ईयर रिटायरमेंट के बाद सिर्फ 6 माह अब कोई भी सरकारी अफसर घर रख सकेगा, उस बारे में ज़रा बताइए। वो फेलो 55 पे जो रिटायर होते थे वो गालबन 6 माह रख सकते थे, और आज रिटेंशन पॉलिसी जो आई है कि उनकी एज लिमिट तक उनको रखने की इजाज़त दी जाए, तो इसके ऊपर है। मैं उस वक्त नहीं था कैबिनेट में, ज़रा बैठा हुआ, मैं किसी काम से थोड़ी देर उठना पड़ा, लेकिन ये है उस पर 60 ईयर्स का अब आया, और उसमें ये तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं इस वक्त जो हालात हैं। कोरोना वायरस के बारे में बताइएगा। ईदी साहब के साहबजादे जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, ठीक है, उनका टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है, अब प्राइम मिनिस्टर साहब का भी टेस्ट होगा, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या आइसोलेशन में फिलहाल नहीं जाना चाहिए जब तक उनका टेस्ट ना हो, रिजल्ट ना आए, किसी से वो मिले नहीं, ऑनलाइन ही सब कुछ करें वीडियो लिंक के जरिए? देखें, वो तो अभी लाइव टेलीविजन पे जब हमारी कैबिनेट मीटिंग थी उस वक्त तक तो कोई अंदर खबर नहीं थी कि इसके ऊपर डिस्कशन की जाती, लेकिन अभी मैं लाइव सुन रहा था आपकी तरह टेलीविजन पे प्राइम मिनिस्टर साहब का, वो डॉक्टर फैसल साहब का, तो उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर का भी टेस्ट होगा, तो मैं समझता हूँ जिस को वो मिले हैं सबका टेस्ट होना चाहिए, और टेस्ट के बाद फिर अल्लाह करेगा जो बेहतर होगा, वो मेरे ख्याल में रिपोर्ट अगर नेगेटिव आ जाती है तो फिर आइसोलेशन में क्या ज़रूरत है। आम आदमी को और जब प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव का जो मुल्क के मामलात चला रहे हैं तो उसमें बड़ा फ़र्क होता है, लेकिन अगर आ जाती है खुदा न खास्ता ऐसी कोई रिपोर्ट आएगी तो फिर देखा जाएगा, फिर बात करेंगे इसके ऊपर। अभी फ़िलहाल तो टेस्ट इंशाल्लाह क्लियर ही आएगा। ठीक, चंद साहब मुख्तसरन अगर बताइएगा, आखिरी सवाल आपसे, ओपोजिशन आज फिर इस खदशात का उन्होंने इज़हार किया कि ईद से पहले प्राइम मिनिस्टर साहब चाह रहे हैं कि ओपोजिशन की क़यादत को फिर गिरफ्तार कर दिया जाए, क्या ऐसा कोई एजेंडे पे था आज काबीना में? नहीं, ऐसा कोई एजेंडे पे तो नहीं था, ऐसी कोई डिस्कशन भी नहीं हुई, और ना हुकूमत इस तरह कोई हुकूमत तो देखें एक पॉलिसीज़ के ऊपर जो पुरानी पॉलिसी का एनर्जी पॉलिसी हो, शुगर पॉलिसी हो, एक्सपोर्ट की पॉलिसी हो या और चीज़ें हो, उसके ऊपर एक डिटेल इंक्वायरीज़ हो रही हैं। कोई जल्दबाजी में हुकूमत कोई फ़ैसला नहीं कर रही कि किसी बंदे को उठा के अंदर फेंक दिया जाए और बाद में इंक्वायरीज़ कराई जाए, ऐसा हुकूमत नहीं चाहती। नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, नैब की अपनी मर्ज़ी है, नैब जिस तरह करे, नैब बहुत बाइख्तियार इदारा है, तो नैब से आप सवाल कर सकते हैं, इसमें हुकूमत का तो कोई अमल दखल नहीं है। अफजल चंद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हो चाहता है एक ब्रेक के बाद हमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ज्वाइन करेंगे, उनके सामने कुछ तल्ख सवालात रखेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। दुनिया भर में फैलने वाली कोरोना वबा ने आलमी मंजरनामे का नक्शा बदल डाला है। आलमी मैशत इस बुरान के हाथों निढाल हो चुकी है और गुज़श्ता रोज इंसानी तारीख का हैरान कुन दिन था जब आलमी सतह पर तेल की मार्केट मुकम्मल तौर पर क्रैश कर गई और दुनिया भर में तेल कोड़ियों के मोल मिलने लगा। खपत कम और इजाफी पैदावार के बायस दुनिया की तारीख में पहली मरतबा आलमी मंडी में तेल की कीमत मनफी सतह तक गिर चुकी है। अमरीकी तेल की कंपनियों के मुरव्वजा मयार के मुताबिक तेल की कीमत मनफी $37.63
डॉलर फी बैरल की कम तरीन सतह तक गई, जो अब वापसी की जानिब गामजन तो है, लेकिन अभी भी तारीख की कम तरीन सतह 1.10 डॉलर जो है वो फी बैरल है। कोरोना की वजह से मईशत, ट्रांसपोर्ट और फैक्ट्रियों में काम रुकने के बायस तेल की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव दिख रहा है और इस बुरानी और हैजानी सूरत हाल के पीछे मुआहदों की मियाद का खात्मा है, जिसका मतलब यह है कि ताजरों को इस वक्त खरीदारों की तलाश है, जबकि उनके पास स्टोरेज ज्यादा हो चुकी है। और जीपी मॉर्गन ईस्ट मैनेजमेंट के मुताबिक यह सूरत हाल हैरत अंगेज बिल्कुल नहीं, क्योंकि परवाजें नहीं चल रही, गाड़ियां कम चल रही हैं, लेकिन इदारे अभी भी तेल पैदा कर रहे हैं, तेल के जो प्रोडक्शन के इदारे हैं, क्योंकि पैदावार को कम करना चंद पैदावारों के लिए जो है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि इससे होगा यह कि उनके तेल के कुएं मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकते हैं। वो 1 माह तक तेल पैदा करते रहना तो बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर उसे बंद करना बिल्कुल नहीं। तेल की कीमतों में इस कोराम के पीछे ओपेक रुकन, सऊदी अरब और नॉन ओपेक रुकन रूस की कीमतों के खिलाफ जंग भी थी, जिसका खात्मा तो तकरीबन हो चुका है, लेकिन तेल की कीमतों में गिरावट अभी तक कम नहीं हो सकी है। जहां यह सूरत हाल दुनिया की बड़ी मईशतों और तेल पैदा करने वाले मुमालिक के लिए इंतहाई परेशान कुन है, वहीं बशमूल पाकिस्तान कई मुमालिक ऐसे हैं जो ये सूरत हाल उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। अगर पेशरफ्त का जायजा लिया जाए, इमरान खान हुकूमत के लिए ये एक रहमत है, जिसका अगर फायदा अवाम को दिया गया तो अवाम की आमदनी बढ़ सकती है, क्योंकि सिर्फ तेल ही नहीं, बिजली गैस की कीमतों पर भी इसका असर पड़ सकता है और उनकी कीमतें बढ़ाने की जरूरत भी नहीं होगी पाकिस्तान को। ताहम ये अब देखना होगा कि हुकूमत इस सूरत हाल का फायदा अवाम को देती है या नहीं। अगर देती है तो कितना फायदा अवाम को देगी, क्योंकि यही मुतालबा आज अपोजिशन जमातों की जानिब से भी किया गया। डिमांड ये है, और ये बिल्कुल ऐन जो हुकूमती तरीक़ाकार है उसके मुताबिक है, कि पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है इसको 50 रुपये फी लीटर कर दिया जाए। एक तरफ हुकूमत के लिए कोरोना वबा से लड़ना है, एक बार फिर गिरती मईशत को संभालना है, दूसरी जानिब सियासी महाज पर भी जो हुकूमत की अपनी साख है, मकबूलियत है, उसको भी बहाल रखना है और उसके लिए हुकूमत को अवाम के अलावा ओपोजिशन के सामने भी जवाब देना होना चाहिए। एक पेज पर सारी सियासी जमातों को लेकर चलना होगा, लेकिन बदकिस्मती से माजी की रिवायत की तरह इस बार भी बुरानी दौर में सियासी क़यादत यकजा होती नहीं दिख रही। गो के सियासी क़यादत को साथ लेकर चलने, पार्लिमान को बख्तियार बनाने और मुतहरिक बनाने की जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, लेकिन ओपोजिशन का किरदार भी फिलहाल मसालाना नहीं दिख रहा। इस वक्त कोरोना वबा से नबर्द आजमा होने के लिए दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जुज़वी सही लेकिन लॉकडाउन जरूर है। मसलियत में या किसी ना किसी दबाव में आकर हुकूमत ने थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन, नरमी कर दी लॉकडाउन में, लेकिन हुकूमत की जानिब से पार्लिमान को मुसलसल लॉकडाउन रखने पर इस वक्त ओपोजिशन सवालात उठा रही है। इस सूरत हाल में यह सवाल उठाना जरूर जायज है कि मुल्क की 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदा पार्लिमान के सामने हुकूमत जवाब दे क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि पार्लिमानी नुमाइंदों को कोरोना से मुतालिक अपनी हिकमत अमली से आगाह नहीं किया जा रहा। यह गिला है ओपोजिशन जमातों का, जो कि आज फिर दोहराया गया। हम पार्लियामेंट का लॉकडाउन नहीं होने देंगे। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खुली है, अगर सरकारी दफातर खुले हैं, तो पार्लियामेंट बंद नहीं हो सकती। अब यहां पर मामला जो है एक दफा फिर ओपोजिशन और हुकूमत के दरमियान अटक चुका है। हुकूमत चाह रही है कि पार्लियामेंट का ऑनलाइन वर्चुअल इजलास बुलाया जाए। ओपोजिशन यह मुतालबा कर रही है कि फिजिकल इजलास बुलाया जाए। ऐसे में होगा क्या? शेख रशीद साहब ने हुकूमत को एक मशवरा दिया है इमरान खान साहब को, पहले वो सुनते हैं। इस वक्त सियासत नहीं होनी चाहिए। कल मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि सबसे सुलह करें, सारे मीडिया से सुलह करें। ये सुलह का वक्त है। हमें तमाम सियासी मुखालफीन के साथ, मीडिया के साथ और अपने जितने मुखालफ हैं उनको भूल कर सुलह और सफाई से ईद के बाद या अगले 1 महीने बाद जब ये कोरोना चला गया तो हम यहीं पे हैं, अगर जिंदा रह गए तो सियासत कर लेंगे। तो क्या इमरान खान शेख रशीद के मशवरे पर अमल करेंगे? कोरोना के महाज पर ओपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे, पार्लिमान पर आयद जो लॉकडाउन है उसे भी नरम करेंगे, और क्या ओपोजिशन भी मज़ामत की सियासत तर्क करके माफामत की सियासत का आगाज करेगी? ये तमाम सवालात हम सामने रखेंगे साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर जनाब शाहिद खकान अब्बासी से, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बाई साहब हमारे साथ मौजूद है। अब्बाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो गवर्नमेंट ने जब लॉकडाउन नहीं कर रही थी आपने कहा लॉकडाउन किया जाए, फिर जब लॉकडाउन में नरमी की उस पर भी मसले मसाइल थे। अब जबकि सिचुएशन ऐसी आ रही है कि सारी चीज़ें जो हैं वो लॉकडाउन है, तो क्यों बज़िद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फिजिकल इजलास होना चाहिए कौमी असम्बली का? पूरी दुनिया में कहीं पर ऐसा नहीं हो रहा। अभी तो देखें आप सऊदी अरब और बाकी ममालिक में मसाजिद तक बंद हो गई हैं। तो अगर तो हुकूमत ऐलान कर देती है कि फिजिकल इजलास हो, खुदा ना ख्वास्ता एक दो लोगों को कोरोना हो जाए वहां पर कौमी असम्बली में, तो फिर जिम्मेदारी उसकी किस पर डालेंगे भाई साहब? हम जिम्मेदारी अपोजिशन पर डाल दें। कौमी असम्बली के इजलास वर्चुअल नहीं हो सकते, दुनिया में कहीं नहीं हो रहे। दुनिया में पार्लियामेंट से मीट कर रही हैं, अमेरिका में उनकी कांग्रेस भी मीट कर रही है, हमारी कैबिनेट मीटिंग्स पाकिस्तान में हो रही हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि आप वर्चुअल इजलास बुलाएं। आप वहाँ पर एहतियात करें, बहुत कुर्सियाँ मौजूद हैं, एक एक कुर्सी का फासला दे दें, 6 फुट से ज़्यादा का फासला बन जाता है। सारे मेंबर मास्क पहने, एक वक्त में एक मेंबर बोलता है, वहाँ किसी को कोई ख़तरा नहीं है। उससे ज़्यादा ख़तरा तो हम हर रोज़ आपको मैं जो प्रोग्राम कर रहा हूँ इसमें ज़्यादा ख़तरा है उस चीज़ से। तो ये हुकूमत एक तरफ खुद कह रही है कि जी हम तो ईज़ ऑफ कर रहे हैं लॉकडाउन, हम बिल्कुल लॉकडाउन के हक़ में हैं, हम चाहते हैं इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। लेकिन ज़िंदगी का मामूल जो है एक एहतियात के साथ आप वो कर सकते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि असम्बली के इजलास जो है वर्चुअल तरीके से किए जाएँ, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब्बाई साहब क्यों इस वक्त आप समझते हैं कि ज़रूरी है कौमी असम्बली का इजलास? थोड़ा सा इंतज़ार भी तो किया जा सकता है। क्या इस वक्त ऐसा आप समझते हैं कि कौमी असम्बली का इजलास ज़रूरी है? बजट सेशन के अगर बुला लिया जाए तो तब भी तो बात ठीक है, बजट के लिए अगर फिजिकल इजलास बुला लिया जाए, क्यों आप समझते हैं कि उससे पहले इजलास बुलाना ज़रूरी है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा क्राइसिस आपके सामने है। उसमें लोग चाहते हैं कि वो सुने कि उनके नुमाइंदे क्या सोच रहे हैं उनके लिए, वो क्या हल चाहते हैं, हुकूमत क्या गलतियां कर रही है, अपोजिशन की क्या राय है। ये सब चीज़ें पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं। ये जमहूरियत की रूह होती है कि जो मुल्क के मसाइल हों वो पार्लियामेंट में उनके ऊपर बहस हो, उनके पार्लियामेंट से हल निकलें। ये हल जो हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं होते। हल जो हैं वो ये अनइलेक्टेड लोग नहीं देते। जो लोग जवाबदेह हैं अवाम को, आज तकलीफ़ में तो अवाम है, आज पूरा मुल्क तकलीफ़ में है। अगर अवाम के नुमाइंदे घर बैठे रहें, बात ना कर सकें, एक आज सबसे बड़ी ज़रूरत आपको ये है कि हुकूमत अपोजिशन एक पेज पर नज़र आए, एक मुतफ़िका पॉलिसी पर नज़र आए। यहाँ तो हुकूमत के सूबों से नहीं बन रही, हुकूमत सूबों पर हमलावर है, सूबे अपना दे रहे हैं। आप आज देख लें कि सबसे कामयाब जो स्ट्रेटजी अपनाई है वो आज़ाद कश्मीर और GB की हुकूमत ने अपनाई है। मुश्किलात होने के बावजूद उन्होंने फ़ैसले किए, उस पर कायम रहे। सिंध हुकूमत उसके बाद है, उन्होंने भी फ़ैसले किए, उन पर तनकीद भी बड़े लोगों ने की, उन पर यहाँ से वफाकी वज़रा जाके हमलावर भी हुए, लेकिन वो उन्होंने जो फ़ैसले किए वो हम समझते हैं कि दुरुस्त हैं आवाम के लिए। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि पार्लियामेंट का इजलास हो, वहाँ एक मुतफ़िका स्ट्रैटेजी इस चीज़ के ख़िलाफ़, क्योंकि अभी तो इस कोरोना वायरस के जो असरात हैं उनकी तो इब्तदा है, सिर्फ उस वायरस की नहीं, वो तो मेडिकल इशूज़ तो अपनी जगह पर हैं और वो अभी बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म खुद कह रहा है कि मई के अंदर बड़ी अमवात होंगी, लेकिन जो उसके माशी असरात हैं, जो उसके सियासी असरात हैं, जो पाकिस्तान का हर घर मुतासिर होगा, उसकी बात अगर पार्लियामेंट में नहीं होगी तो कहाँ पर होगी? कोई मुश्किल नहीं है। बहुत 6-6 फुट के फासले पर बैठें, मास्क पहने, बड़े आराम से इजलास होगा। किसी को कोरोना हो गया तो मैं जिम्मेवारी कबूल करने को तैयार हूँ, लेकिन इस मामले को एक बहाना बनाकर कौमी असम्बली के इजलास, इस पहले भी इस हुकूमत की रवायत रही है कि ये पार्लियामेंट से भागते हैं, पार्लियामेंट में कोई डिबेट नहीं होने देते। आज भी इनकी यही कैफियत है। एक तरफ बात कर रहे हैं कि मुल्क में लॉकडाउन ख़त्म किया जाए, लेकिन कौमी असम्बली पर लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि इसमें अपना मफाद है कि कोई तनकीद ना हो जाए, कोई बात वहाँ ना आ जाए, अवाम की बात ना हो जाए। ये तो इससे घबराते हैं। अच्छा अब्बाई साहब, वैसे इसमें कतई कलामी की माफ़ी, इसमें होगा क्या? हल इसका क्या है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं वर्चुअल इजलास, आप लोगों ने आज ऐलान कर दिया कि अगर वर्चुअल इजलास हुआ उसमें मुस्लिम लीग नून शिरकत ही नहीं करेगी। सबसे बड़ी जमात है आपकी, अपोजिशन रहनुमा भी आप ही के हैं, अपोजिशन लीडर भी। आपने खुद फरमाया कि गवर्नमेंट और इस वक्त ज़रूरत है कि अपोजिशन एक पेज पर होना चाहिए, लेकिन एक पेज पर कैसे आएंगे अगर आप इजलास में ही शिरकत नहीं करेंगे? थोड़ा बहुत अगर आवाम के लिए देखें, अगर वर्चुअल इजलास भी होते हैं और आप लोग एक पेज पर आ
आ जाते हैं तो विन विन सिचुएशन होगी आवाम के लिए। लेकिन इजलास का बिल्कुल ही बायकॉट का ऐलान करना भी तो मसलहत नहीं हुई ना भाई साहब जी। वर्चुअल इजलास रोज़ हो रहा है ना, उस वर्चुअल इजलास से तो ये रोज़ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस इशू पर बात करते हैं, हुकूमत उसके उल्टे सीधे उनके बयानात आते हैं, उनके सैकड़ों के हिसाब से तो स्पोक्स पर्सन है, वो आके उल्टी सीधी बातें करते हैं, फिर यही चलता रहेगा, फिर अवाम को तो इतफाक़ नज़र नहीं आएगा। वर्चुअल इजलास मुमकिन नहीं है, ये बात ज़हन नशीन कर ले, मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ हुकूमत ने एक रास्ता अपनाया है डिबेट से बचने के लिए, क्योंकि वर्चुअल इजलास में कैसे 342 मेंबर एक स्क्रीन पर क्या करेंगे, किसकी सुनेंगे, कौन बोलेगा, वोटिंग कैसे होगी, ये ऐसी बातें हैं जो मुमकिन नहीं है। ये बातें करना बड़ा आसान है, ये मुमकिनात में शामिल नहीं है। ठीक, अच्छा भाई साहब, आज आपकी दो तजावीज़ की तरफ आते हैं। एक तो आपने जो प्राइसेस हैं तेल की, आपने कहा 50 रुपए पर लीटर, एक तजवीज़ आपने ये दी। दूसरा आपने ये कहा कि जो यूटिलिटी बिल्स हैं 1/3 उनको स्लैश इस वक्त किया जा सकता है। लेकिन देखिए, जो इस वक्त वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई थी, अब हमारी मईशत जो है वो नेगेटिव ग्रोथ में चली जाएगी, रिसेशन आ जाएगा पाकिस्तान में। तो ऐसे में अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते, आप क्या स्ट्रेटजी अपनाते? क्या फ़ौरन जो तेल की कीमतें आलमी मार्केट में गिरी हैं वो रिलीफ फ़ौरन ही मुहैया कर देना चाहिए, बेयरिंग इन माइंड के हम हमारी ग्रोथ जो है वो माइनस में चली जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट 50 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ऐसे में क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं ये रिलीफ आवाम तक पहुंचाना और फौरी पहुंचाना? यही वो चीज़ है जो ग्रोथ आपको देगी। जब आपके इनपुट्स सस्ते होंगे, कारोबार ग्रो करेगा। आप आर्टिफिशियली जो प्राइसेस हैं उनको ऊपर नहीं रख सकते, उसका अवाम पर भी असर पड़ता है और कारोबार पर भी असर पड़ता है। हमारा कारोबार कंपेटिटिव नहीं रहता। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत अपने रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करे। मैं ये नहीं कहता ना प्रोटेक्ट करें, अपने रेवेन्यू जो रखा हुआ प्रोटेक्ट करें। उसके बाद मेरा ख्याल है कि 50 रुपये के लगभग आपका पेट्रोल और डीजल होना चाहिए, और बाआसानी आपके गैस और बिजली के बिल जो हैं वो 1/3 आसानी से काटे जा सकते हैं, और उससे पूरे अवाम को रिलीफ मिलेगा। आज हर आदमी मुश्किल में है, हर घर मुश्किल में है। ये हज़ारों रुपए की रिलीफ जो है आप हर घर में पहुंचाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को लाइनों में लगाकर पैसे बांट रहे हैं, हालांकि बाइज़्ज़त तरीके से उनको पैसा दिया जा सकता था। ये बिस प्रोग्राम के तहत 140 अरब रुपया हमारी हुकूमत हर साल देती रही, बाइज़्ज़त देती रही। आपने यहाँ पर लाइनें लगाकर लोगों को उनकी हद तक इज़्ज़त भी कर रहे हैं, उनकी बदनामी भी कर रहे हैं, और इस मामले को एक पॉलिटिकल खेल बना लिया है। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि जो कुछ इस मुल्क ने करना है वो इत्तेफाक से पार्लियामेंट उसका डिसाइड करे और आवाम को रिलीफ दें। आवाम को रिलीफ इसी तरह मिलेगा कि आप जो सेविंग्स हुई है उसको आप अजाफी रेवेन्यू का हिस्सा ना बनाएं, अपना रेवेन्यू रखें, लेकिन रिलीफ जो है आवाम को पास ऑन करें, ताकि जो लोग आज मुश्किल में हैं, और ये गैस, बिजली, पेट्रोल, डीजल, ये रिलीफ हर घर तक पहुंचती है। ये आज बहुत ज़रूरी है। और यही चीज़ जब कारोबार में आसानी होगी, कारोबार की इनपुट सस्ती होंगी, बिजली के रेट कम होंगे, गैस के रेट कम होंगे, उसी से आपको ग्रोथ आएगी। ठीक, अब आज एक दफ़ा फिर इस नुक्ते को एम्फेसाइज किया गया कि ईद से पहले गवर्नमेंट चाह रही है, बल्कि इमरान खान का नाम लिया गया कि वो अपोजिशन रहनुमाओं को एक दफ़ा फिर गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। कहाँ से ये स्पेकुलेशंस आई? क्या कोई अथेंटिक, क्या कोई आपको पैगाम, इससे पहले भी पैगामात तो मुख्तलिफ शक्लों में अपोजिशन रहनुमाओं को आते रहे, लेकिन क्यों ये बात की जा रही है कि वज़ीर आज़म चाहते हैं कि ईद से पहले अपोजिशन रहनुमाओं को एक दफ़ा फिर गिरफ्तार कर लिया जाए? वज़ीर आज़म तो बड़े अरसे का चाहते हैं, लेकिन आज तक एक केस उनसे बन नहीं पाया 2 साल के अंदर। चाहते तो बहुत कुछ हैं, और कोई मुस्बत काम नहीं चाहते बदकिस्मती से। आप ये देख लें कि शहबाज शरीफ साहब को नोटिस पे नोटिस नैब का आ रहा है। यार 70 दिन आपने रिमांड में रखा, तकरीबन 5 महीने आपने जेल में रखा। आप क्या पूछना चाहते हैं और क्या पूछना है नैब ने? मैं इसलिए कहता हूँ कि जो कुछ आपने शहबाज शरीफ से पूछना है, हर चीज़ का जवाब वो दे चुके हैं। जो कुछ पूछना है, टीवी का कैमरा लगाएं, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि शहबाज शरीफ ने कौन सा डाका डाला है, कौन सी चोरी की है, कौन से असासे छुपाए हैं। अवाम को दिखाते क्यों नहीं है? लगाएं टीवी का कैमरा। ये तो अजीब बात है कि आज जिस पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो कहता है मुझे छुपाएं ना, मेरी तफ्तीश अवाम के सामने रखें। तो आज किस बात से घबराती है नैब? और मैं फिर ये भी कहूँगा कि यही सवाल जो शहबाज शरीफ से कर रहे हैं, ये जिनके जवाब हमने दिए हैं, इन सवालात का जवाब इमरान खान भी दे दे।
नैब का चेयरमैन भी दे दे, ये जो कैबिनेट बैठी हुई है डाकुओं की ये भी दे दें। तो ऐसे अगर इंसाफ है तो फिर ये है। मेरे लिए कानून कोई और है, आपके लिए कानून कोई और है। 100 अरब का चीनी का डाका डाल के आज चोर सारे कैबिनेट में बैठे हुए हैं। इमरान खान वो कहते हैं जी मैं ढूंढ रहा हूँ, भाई डाका तो तुमने डाला है, तुम्हारे फाइनेंस मिनिस्टर ने डाला है, तुम्हारे चीफ मिनिस्टर ने सब्सिडियाँ अदा की, इसकी ज़रूरत कोई नहीं थी, यहाँ कोई पूछने वाला है? इसलिए हम कहते हैं आपने सियासत करनी है, सियासत करें। आपने ये प्रोसिक्यूशन करनी है, ये बदमाशी करनी है, हुकूमत में के अंदर एहलियत होती है, लेकिन ये काम चलता नहीं है। आज नैब की हकीकत, इमरान खान की हकीकत, इसने जो अकाउंटेबिलिटी के चमचे रखे हुए हैं इनकी हकीकत पूरे पाकिस्तान पर अयां हो चुकी है। शाहिद खकान भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।